नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन के दौरान स्पेसशिप में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स ने जानबूझकर चांद की सतह पे एक सैटेलाइट को टकराकर एक क्रेटर यानी एक होल बनाने की कोशिश की। तो इसी दौरान जब उस सैटेलाइट और मून के बीच में टक्कर हुआ तो तब चांद का सतह काफी लंबे समय तक एक बेल यानी घंटे की तरह वाइब्रेट करने लगा। और अगर ये बात सच है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो चीज अंदर से पूरी तरह खोखला हो, जैसे एक घंटा अंदर से खोखला होता है। और ये तो हम सभी को पता है कि ऐसी वाइब्रेशंस कभी भी एक सॉलिड मटेरियल में नहीं होगा। इस चांद के बारे में यूं तो हम इंसानों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है, लेकिन उन इंफॉर्मेशंस में से कुछ चीजों का पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, जैसे चांद का निर्माण आखिर कैसे हुआ। और इस चांद के निर्माण को लेकर भी कुछ थ्योरी सामने आती है। एक है फिशन थ्योरी, जिसके मुताबिक चांद अतीत में धरती का ही एक हिस्सा था, जो बाद में किसी बड़े उल्कापिंड के टक्कर से धरती से अलग हो गया। लेकिन अगर ये बात सच है तो उस हिसाब से चांद और धरती पर जो एलिमेंट्स यानी पदार्थ मौजूद है वो भी ज्यादातर सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज से बने हैं जो बाद में बिछड़ गए थे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि चांद का सतह और उसके भीतर का कंपोजिशन धरती से कुछ मामले में भले ही मेल खाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एलिमेंट्स धरती से बहुत ज्यादा अलग है। दूसरी थ्योरी है द कैप्चर थ्योरी, जिसके मुताबिक चांद पहले हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था और वो दूसरे सोलर सिस्टम के ऑर्बिट से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम में चला आया था और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये धरती के ऑर्बिट में फंस गया था, जिसके बाद से ये चांद धरती को सेंटर एज्यूम करते हुए घूमने लगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सच है? चांद का जो साइज है वो धरती के साइज का 1/4 है और ये साइज एक नॉर्मल नेचुरल सैटेलाइट के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के जितने भी चांद है उन सबका साइज जुपिटर के साइज के मुकाबले 88 गुना छोटा है। तो उस हिसाब से मून का साइज धरती के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा होने के कारण किसी इतनी बड़ी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए ये नामुमकिन है। अगर ये बात किसी छोटे एस्ट्रॉयड के साथ होता तो तब शायद ये पॉसिबल हो सकता था। तीसरी थ्योरी है द कंडेंसेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उसी टाइम चांद भी धरती के साथ बना था, लेकिन इस थ्योरी को लेकर भी कोई प्रॉपर लॉजिक साइंटिस्ट के पास नहीं है। इन सब के अलावा चांद के अस्तित्व को लेकर और भी कई सवाल उठता है, जैसे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लैनेट्स का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है उन सब का ऑर्बिट ज्यादातर एलिप्टिकल होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट तो नहीं लेकिन काफी हद तक सर्कुलर है और इसी मोशन में घूमता है। अगर देखा जाए तो धरती जितना ज्यादा चांद के ऊपर डिपेंडेंट है उतना शायद और कोई भी प्लैनेट अपने खुद के चांद के ऊपर नहीं होगा। अगर धरती का ये चांद नहीं होता तो धरती पर इंसान के लिए रह पाना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि चांद के ना होने पे धरती का एक्सिस घूम जाता और सूरज की रोशनी सीधा नॉर्थ पोल पर पड़ती। इसका कारण है चांद का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी टॉपिक पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें इस मैटर को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वो वीडियो चाहे तो कार्ड्स में जाकर देख सकते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स जैसे चांद का सर्कुलर मोशन या फिर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारी धरती के ऊपर इन्फ्लुएंस, और तो और चांद और धरती का अलग अलग मटेरियल कंपोजिशन, इन सभी चीज़ों को अगर नोटिस किया जाए तो हमारे चांद को नेचुरल सैटेलाइट कहने की बात पर भी सवाल खड़ा कर सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि चांद को कोई और दूसरे प्लैनेट्स के एलियंस ने बनाया था, और उनका ये भी कहना है कि वो एलियंस समय समय पे अपनी बनाई हुई चीज को देखने वापस आते हैं। अपोलो 11 स्पेस मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके बाकी मेंबर्स कई डिफरेंट यूएफओ ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखा था। उनके मुताबिक उनका स्पेसशिप ट्रेस हो रहा था, लेकिन ये न्यूज़ कितना ऑथेंटिक और सही था इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं है। इसके अलावा जब अपोलो 11 मून पर लैंड किया तब धरती पर मौजूद कंट्रोल रूम से उन लोगों का कनेक्शन 2 मिनट के लिए टूट चुका था, और तो और बीच बीच में कनेक्शन फ्लक्चुएट कर रहा था और कोई अननोन सिग्नल बीच बीच में आ जा रहा था। लेकिन ये न्यूज़ कितना ऑथेंटिक और रियल था इसका उत्तर दे पाना काफ़ी मुश्किल है। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि नासा अपोलो 11 मिशन को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को हमारे जैसे आम आदमियों से छुपाया है। तो ये तो थे कुछ थ्योरीज और रूमर्स जो एक तरफ चांद के जन्म को लेकर कई तरह के एक्सप्लेनेशंस देता है और दूसरी तरफ इतने सारे रूमर्स चांद के होने पे और नासा के अपोलो मिशन को लेकर भी कई सारे सवाल खड़ा करता है।
तो अगर इन सब थ्योरीज और रूमर्स को हम एक साइड में रखते हैं तो एक और थ्योरी सामने आती है जो इन 3 थ्योरीज में से काफी ज्यादा वैलिड और रियल लगता है और जिसे साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा प्रेफर करता है। उस थ्योरी का नाम है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी विलियम हार्टमैन ने हाइपोथेसाइज किया था। उनके मुताबिक पास्ट में धरती अपना ऑर्बिट मंगल ग्रह के साइज के इक्वल एक प्लेनेट के साथ शेयर कर रहा था, यानी दोनों एक ही ऑर्बिट में घूम रहे थे और उस ऑब्जेक्ट का नाम था थिया। वो ऑब्जेक्ट समय के साथ अनस्टेबल होने लगा और धरती की ओर आगे बढ़ने लगा और उसके बाद उसका टक्कर धरती से हुआ एक स्लैंटेड एंगल में, जिसके कारण अर्थ का रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया और इस टक्कर के दौरान उन दोनों प्लैनेट्स ने अपना बहुत ज्यादा मलबा यानी डिब्रीज खो दिया। इन दोनों प्लैनेट्स के टक्कर से उत्पन्न ये सारे डिब्रीज बहुत ज्यादा गर्म हो गया। इतना गर्म होने का कारण था दोनों प्लैनेट्स के क्रैश के दौरान फ्रिक्शन का हीट और यही सारी डिब्रीज मिलकर बाद में चांद का निर्माण हुआ। अब ये थ्योरी तो एक हाइपोथेसिस है, लेकिन इसको साइंटिस्ट इतना ज्यादा क्यों मानते हैं? 1972 में अपोलो 14 क्रू चांद पर आखिरी बार लैंड हुए थे और उस बार वो अपने साथ बहुत सारे पत्थरों को भी धरती पर लेके आए थे और उन पत्थरों के ऊपर रिसर्च करके ये पता लगा था कि ये रॉक्स बने थे बेसल्ट के और उसका कंपोनेंट भी काफी सिमिलर था जो धरती पर पाए जाते हैं। चांद से धरती के बहुत सिमिलर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मिले थे। इसके अलावा जब वो मून के ऊपर के लेयर्स के सरफेस को स्टडी कर रहे थे तो तब उन्होंने देखा कि वो क्रिएटर्स कुछ कॉन्सेंट्रेट रिंग्स के द्वारा सराउंडेड थे। ये रिंग्स हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी नोटिस किया ही होगा। ये रिंग्स तभी बनते हैं जब आप किसी लिक्विड चीज में कोई हेवी ऑब्जेक्ट गिरा दो तो तब उस हेवी ऑब्जेक्ट की वजह से वेव्स उत्पन्न होंगे, लेकिन ये वेव्स हर डायरेक्शन में मूव होंगे जिसकी वजह से एक रिंग टाइप का शेप बनेगा। तो यही सिमिलर पैटर्न साइंटिस्ट को मिला था उन क्रेटर्स में, जिससे ये साबित हुआ कि मून के शुरुआती दौर में ये लिक्विड मैग्मा से कवर्ड था और उल्कापिंड की बारिश की वजह से उन क्रेटर्स में वो रिंग टाइप का शेप बना। तो सिमिलर एलिमेंट्स और ये रिंग टाइप के शेप की वजह से इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या चांद की ये थ्योरी सच है या फिर वो बाकी के 3 थ्योरीज? और चांद को क्या एलियंस ने बनाया था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ,